दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल फ़नी स्टोरी है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, चतुर, उसे क्लेवर कहते हैं। क्लेवर और डोंकी मतलब गधा। द क्लेवर डोंकी मतलब कि चालाक गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और जो कहानी का टाइटल है वो अपने आप में बहुत ही रोचक और बहुत ही मज़ेदार टाइटल है, और कहानी भी उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें, और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ हंग्री लॉयन वेंट टू क्वेंच हिज थर्स्ट एट द रिवर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। गो का मतलब होता है जाना, और ये सेकंड फॉर्म है वेंट। और दोस्तों, यहाँ पर एक और वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब आप एक ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना होता है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ये पूरी एक वर्ब है क्वेंच थर्स्ट। क्वेंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। THIRST, थर्स्ट एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्यास, लेकिन जब आप इसे क्वेंच द थर्स्ट होगा तो इसका मतलब हो जाएगा प्यास बुझाना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसकी मीनिंग क्या हुई? वन डे एक दिन, आ हंग्री लॉयन एक, हंग्री मतलब भूखा और ये भी एडजेक्टिव है, एक भूखा शेर, वेंट गया, टू क्वेंच बुझाने के लिए, हिज थर्स्ट अपनी प्यास, एट द रिवर नदी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे आ हंग्री लॉयन वेंट टू क्वेंच हिज थर्स्ट एट द रिवर। एक दिन एक भूखा शेर अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी पर गया। आ डोंकी वॉज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। अच्छा, आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब आपको वॉज का प्रयोग करना होगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा, और साथ में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म बनाने का क्या तरीका है? DRIN के, ड्रिंक मतलब पीना, ये फर्स्ट फॉर्म है। और जब आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो ड्रिंकिंग होगी फोर्थ फॉर्म। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आ डोंकी वॉज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों, ऑल्सो मतलब भी, मतलब एक गधा भी पानी पी रहा था। आ डोंकी वॉज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर मतलब एक गधा भी पानी पी रहा था। ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक मतलब नदी, ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक नदी के दूसरे किनारे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? A donkey was also drinking water on the other side of the bank। और दोस्तों, बैंक का मतलब होता है, बैंक का मतलब आमतौर पर वही बैंक जिनमें हम पैसे जमा करते हैं, लेकिन बैंक का मतलब नदी का किनारा भी होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक गधा भी पानी पी रहा था ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक, मतलब कि नदी के किनारे की दूसरी तरफ एक गधा भी पानी पी रहा था। चलिए आगे देखिए।
द लॉयन मेड अ प्लान टू कैच द डोंकी फॉर लंच। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में भी दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पहली वर्ब है मेड, ये मेक की सेकंड फॉर्म है, और दूसरी वर्ब कैच का प्रयोग किया गया। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं किसी वाक्य में, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद आपको फर्स्ट होम का इस्तेमाल करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयन मेड अ प्लान, ये मेक की सेकंड फॉर्म में मेड और प्लान मतलब योजना। द लॉयन मेड ए प्लान, शेर ने एक योजना बनाई। टू कैच द डोंकी, गधे को पकड़ने की। फॉर लंच, लंच के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द लॉयन मेड अ प्लान टू कैच द डोंकी फॉर लंच, मतलब कि शेर ने एक योजना बनाई गधे को लंच के लिए पकड़ने की। चलिए आगे देखिए। द लॉयन सैड, लॉयन से SAY से मतलब होता है कहना, और ये सेकंड फॉर्म है SAID सैड। द लॉयन सैड, सैड शेर ने कहा, मिस्टर डोंकी आर देयर एनी हॉर्सेस ऑन योर साइड ऑफ द रिवर बैंक। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और उसके अलावा आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के वाक्यों में कभी भी वर्ब का मतलब कि एक्शन वर्ब का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। तो यही कारण है जो इस तरह के वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। चलिए इसका मतलब क्या वो देखते हैं। द लॉयन सैड, शेर ने कहा, मिस्टर डोंकी मतलब कि श्रीमान गधे, आर देयर एनी हॉर्सेस ऑन योर साइड मतलब क्या आपकी तरफ कोई घोड़े हैं, और साइड ऑफ द रिवर बैंक मतलब क्या आपकी नदी के किनारे की तरफ कोई घोड़े हैं। पूरी लाइन का मतलब निकला मिस्टर डोंकी आर देयर एनी हॉर्सेस ऑन योर साइड ऑफ द रिवर बैंक मतलब श्रीमान गधे क्या आपकी तरफ के नदी के किनारे पर कोई घोड़े हैं। आई विश मतलब मेरी इच्छा है, टू हियर देयर सॉन्ग उनके गाने सुनने की मेरी इच्छा है। विश का मतलब होता है इच्छा होना, तो उसने क्या कहा, आई विश टू हियर देयर सॉन्ग मतलब मेरी उनके गाने सुनने की इच्छा है। द डोंकी डिड नॉट सस्पेक्ट द फाउल प्ले। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करना होता है। ये सब्जेक्ट है द डोंकी, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद आप हमेशा याद रखें कि आपको सेकेंड फॉर्म का फिर प्रयोग नहीं करना। डिड नॉट के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और दोस्तों SUSPECT सस्पेक्ट ये एक वर्ब है। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, संदेह करना, और आप इसे भी नोट कर लीजिए। फाउल प्ले, वैसे प्ले का मतलब होता है खेलना, और फाउल प्ले का मतलब होता है कोई चालबाजी, ढकोसला, किसी भी तरह की बेईमानी, उसे फाउल प्ले कहते हैं, कोई भी धोखेबाजी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द डोंकी डिड नॉट सस्पेक्ट द फाउल प्ले मतलब कि गधे को मतलब ये जो धोखेबाजी थी, ये जो चाल थी, उस पर शक नहीं हुआ। ही सैड उसने कहा, सर मतलब कि श्रीमान, लेट मी सिंग फॉर यू चलो मैं आपके लिए गाता हूँ। आगे देखिए। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड स्टार्टेड ब्रेइंग। दोस्तों BRAY ब्रे का मतलब होता है गधों के द्वारा रेंकना। देखिए जो गधे स्वर निकालते हैं, जिस तरह की आवाज़ आपने सुनी होगी, यदि आप गांव वगैरह जाएंगे तो इस तरह की आवाज़ें आपको मिलेगी, क्योंकि शहरों में इस तरह की आवाज़ें कम ही सुनाई देती हैं। तो दोस्तों जो गधे आवाज़ निकालते हैं उसको ब्रे कहा जाता है, BRAY, जिसकी हिंदी होती है रेंकना, और ये फोर्थ फॉर्म है ब्रेइंग। और यहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य की टेल पर लगा, लगी, लगे जैसे शब्द आएंगे, तो वहाँ पर स्टार्टेड का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। चलिए अब इसके मतलब को देखते हैं, क्या मतलब हुआ। ही क्लोज्ड हिज आइज, हिज मतलब अपनी, ही क्लोज्ड हिज आइज उसने अपनी आँखों को बंद किया, एंड स्टार्टेड ब्रेइंग और वो रेंकने लगा, मतलब उसने रेंकना शुरू कर दिया। द लॉयन कॉट द डोंकी, कैच मतलब पकड़ना, CATCH, और ये सेकंड फॉर्म में कॉट, तो ये
पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द लॉयन कॉट द डोंकी, शेर ने गधे को पकड़ लिया। इमीडिएटली, इमीडिएटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयन कॉट द डोंकी इमीडिएटली, शेर ने तुरंत गधे को पकड़ लिया। आगे देखिए, द डोंकी वॉज क्लेवर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम पास्ट में सिंपल वाक्य, जब हम वर्तमान में कोई वाक्य बनाते हैं इज एम आर का यूज़ करके, नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करके, तो वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। और जब हम सिंपल पास्ट के कोई वाक्य बनाएंगे, सिंपल पास्ट में वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है। साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और यहाँ पर भी कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और क्लेवर मतलब चालाक। द डोंकी वॉज क्लेवर मतलब कि गधा चालाक था। ही सैड, उसने कहा। सर मतलब कि श्रीमान। आई एम रेडी, और ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर एम का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो उसने क्या कहा? सर श्रीमान, आई एम रेडी फॉर योर लंच, मतलब मैं तैयार हूँ आपके लंच के लिए। बट लेकिन, आई हैव हर्ड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लॉइन्स प्रे टू गॉड बिफोर देयर लंच। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, छोटा छोटा करके इसको ट्रांसलेट करूँगा। आई हैव हर्ड, दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। आप इन्हें हमेशा ही याद रखें। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब मेनली होती हैं, हैज़ और हैव। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको हैव का यूज़ करना है। और जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब आपको हैज़ का यूज़ करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है। HEAR, हियर मतलब सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है हर्ड, तो हैव के साथ हर्ड हो गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लॉइन्स, तो उसने क्या कहा कि मैंने सुना है कि मजबूत और ताकतवर शेर प्रे टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, बिफोर देयर लंच, अपना लंच करने से पहले। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या कहा कि मैंने सुना है कि मजबूत और ताकतवर शेर लंच करने से ईश्वर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। मैं आपको दो वाक्य दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट के, तो आप उन्हें बनाएं और कमेंट में बताएं। चलिए आप उन वाक्यों को नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है मैं खाना खा चुका हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं खाना खा चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अब आप दूसरे वाक्य को भी नोट कर लीजिए। वह पार्क जा चुका है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह पार्क जा चुका है। दोस्तों दूसरा वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो आप इन दोनों वाक्यों को ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में इसे बताएं। चलिए आगे देखिए। तो उसने क्या कहा कि मैंने सुना है कि जो ताकतवर और मजबूत शेर होते हैं वो लंच करने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। द लॉयन कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द जंगल। दोस्तों कंसीडर का मतलब होता है मानना, और आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? मान लीजिए वाक्य बनाते हैं, मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ, आई कंसीडर यू एज माई फ्रेंड। इस तरह से आप कंसीडर का प्रयोग करके वाक्यों बनाते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहें तो आप भी एक कंसीडर का प्रयोग करके एक वाक्य ज़रूर बनाएं, उसे कमेंट में बताएं। और कंसीडर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कंसीडर्ड, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को। तो क्या अर्थ हुआ? द लॉयन कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द जंगल, मतलब कि शेर अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर वो अपने आप को जंगल में मानता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि शेर जंगल में अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर मानता था। ही क्लोज्ड हिज आइज़, क्लोज मतलब बंद करना, सेकंड फ्रॉम क्लोज्ड, हिज मतलब अपनी। ही क्लोज्ड हिज आइज़ फॉर प्रेयर, उसने प्रेयर मतलब कि प्रार्थना के लिए अपनी आँखों को बंद किया। द डोंकी गॉट अ चांस टू रन एंड ही रन अवे। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। गेट का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म है गॉट। द डोंकी गॉट ए चांस, गधे को मौका मिल गया
टू रन भागने का, एंड ही रैन अवे और वो भाग खड़ा हुआ। रन अवे मतलब भाग जाना, सेकंड फॉर्म रैन अवे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द डोंकी गोट ए चांस टू रन एंड ही रैन अवे, मतलब गधे को चांस मिल गया, मौका मिल गया भागने का और वो भाग गया। द लॉयन वॉज बिफूल्ड बाई एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर डोंकी। बिफूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना। द लॉयन वॉज बिफूल्ड, जो लॉयन शेर था उसको बेवकूफ़ बना दिया गया। बाय एन इंटेलिजेंट एंड क्लेवर डोंकी, एक बुद्धिमान और चालाक गधे के द्वारा एक शेर को मूर्ख बना दिया गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि मैं इसके मॉरल के बारे में बात करूं तो मॉरल यही है कि जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जो शेर था, शेर जाहिर सी बात है बहुत ही एक ताकतवर प्राणी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गधा था जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, उसने अपनी बुद्धि से अपनी जान बचा ली और शेर को उसने मूर्ख बना दिया। तो मॉरल यही है कहानी का, किसी भी तरह की जो समस्या है वहाँ पर हमें अपनी समझदारी से ही काम लेना चाहिए। So friends, it was today's story, and if you really enjoyed this session, and if you think that or maybe if you really want to appreciate my hard work, then it's my request, kindly like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And apart from this, it's my request that if you have any friends or any family members, please try to share this video with them. They can also learn English, and apart from this you can also help me to reach more and more audience. And apart from this, it's my request that whenever you want to share your feedback or your any valuable suggestions, you are more than welcome. You can just write your comment, write your feedback or any type of suggestion in the comment section. And thank you so much for listening. Have a nice day and bye.